अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में मैं हरिओम मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। जय हिंद साथियों। आइए हम देखते हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस रोजाना की भांति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत की जलवायु कैसी है। जी हाँ साथियों, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय, रेखीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या महाद्वीपीय है। बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के लिए जो मानसून मिलता है, भारत में जो वर्षा होती है या जलवायु बनती है, वो कैसे बनती है? एक तो अरब सागर से मानसून मिलता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जब ये मानसून दोबारा में रिटर्न होके आता है तो ये मानसून कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मानसून और मिलता है जो कि बंगाल की खाड़ी से मिलता है, और बंगाल से की खाड़ी से उठने वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। साउथ ईस्ट नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु साथियों कैसी है? मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है साथियों? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, कैम्बियम के द्वारा होता है या पेलिसेड के द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बताइए साथियों। दरअसल होता यह है कि अगर कोई भी पौधा है तो पौधे की रूट्स से लेकर और ऊपर तक, पत्तियों तक जो जल तथा अन्य मिनरल्स को ले जाने का काम होता है, वही होता है जाइलम का काम। ठीक है साथियों। जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ग्लूकोज वगैरह जो पौधा बनाता है और उसको रिटर्न करके पौधे के अन्य भागों तक जो भी मतलब आवश्यक तत्व आते हैं, वो कार्य होता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम और जाइलम दो चीज़ें हुई। तो इसमें देखना यह है कि पौधे में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल अधिग्रहण, जल और मिनरल कौन ले जाता है? जाइलम लेके जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें साथियों, तो जाइलम जो है आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि पौधों में जल रूट्स के द्वारा यही अधिग्रहित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है रिप्लाई करते जाएं और क्लास को एंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी दिया गया है। द्विबीजपत्री, जी हाँ साथियों, द्विबीजपत्री में कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, द्विबीजपत्री में जिसमें तोड़ने पर 2 हिस्सों में टूट जाए बीज, वही द्विबीजपत्री होता है, और उसमें 2 हिस्से अलग अलग होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं बीज में। जैसे द्विबीजपत्री में आपका सरसों आ जाएगा, एक तो सरसों तो है ही है। इसके बाद में आपका चना, मटर, सेम। ठीक है, ये जो है ये भी आपके क्या हैं? द्विबीजपत्री हैं। जबकि एक बीजपत्री में आपके कौन आ जाएंगे? बांस है, केला है, गन्ना है। बांस, केला और गन्ना। ठीक है साथियों, बांस, केला, गन्ना एक बीजपत्री है, जबकि सरसों, चना, मटर, सेम क्या है? ये आपके द्विबीजपत्री हैं। इस प्रकार से अगर द्विबीजपत्री की बात आएगी तो सरसों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी हाँ साथियों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस हो गई। सेकंड है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। CH4 मीन्स मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हालांकि ये भी विषाक्त गैस है, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने से जो है
काफ़ी मतलब जो है पर्यावरण नुकसान होता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है, टिटनेस है। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए साथियों, दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। इसको हम आंत्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं। पेचिस है, दस्त है, हेपेटाइटिस है, ये आपके जो हैं दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियां हैं। जबकि एड्स की बात करेंगे, जबकि हम एड्स की बात करेंगे तो एड्स साथियों विषाणु या वायरस से होता है, एनीमिया रक्त की कमी से होता है, तथा टिटनेस जो है आपका कैसे होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एड्स विषाणु से होता है और ये जीवाणु से होता है। जबकि हम टाइफाइड की बात करेंगे तो ये दूषित जल पीने से होता है, जिसको हम आंत्रज्वर के रूप में भी जानते हैं। सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। आम पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है साथियों? तो ऐसा रसायन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका सही आंसर होगा। तो सॉरी, गलत हो रहा है। आपका सही आंसर जो है कैल्शियम कार्बाइड होगा। कैल्शियम कार्बाइड जो है आम पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन होता है। ठीक है साथियों, कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाया था। पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? बहुत जल्दी बताइए। उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, टुंड्रा, सवाना तथा मरुस्थल। जी हाँ, अगर पृथ्वी की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री जो लाइन है, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, तो आपका यहाँ पर जो है ध्रुवों पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल तो जो है जैसे सवाना है, गोबी है, थार मरुस्थल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तकला मकान है, तो ये बहुत सारे मरुस्थल होते हैं। सॉरी, तो इनमें क्या है, ये उत्पादक, देखो कभी भी मरुस्थलों में उत्पादकता ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार से बचा आपका उष्णकटिबंधीय। जी हाँ साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये आपका ये वाला है, विषुवत रेखा के आसपास का जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, और यही क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा, जी हाँ साथियों, अम्लीय वर्षा किससे होती है? मुख्य कारक कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा में SO2 गैस। ठीक है साथियों, SO2 गैस जो है मुख्य कारक है काय के लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। एक जहरीली गैस होती है और इसकी जो गंध कुछ ऐसी होती है जैसे माचिस को जला दिया जाए और उसके बाद में जो गंध आती है, वही जो है वैसी गैस इसकी गंध होती है। और ज्वालामुखी गतिविधियों में भी ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलती है। ठीक है साथियों, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है, तो उसके साथ में ये आती है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, आपने कभी देखा होगा कि ताजमहल का रंग हल्का पीला हो रहा है, वहाँ की जो वायु में SO2 ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है विश्व में? ये यूरोपीय कंट्रीज़ में होती है, और यूरोपीय कंट्रीज़ में भी आपका नॉर्वे का नाम आता है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कपास है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। बहुत जल्दी सादी यो रिप्लाई करें। बीटी कपास संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है, प्राकृतिक पौधा है अथवा औषधीय पौधा है। तो इसमें जो आपका बीटी कपास है वो ट्रांसजेनिक पौधा है, वो एक जो है ट्रांसजेनिक पौधा है। इसमें जीन्स को ट्रांसफ़र करा के इसमें जो है पौधे में बाहरी जीन्स को प्रवेश कराकर जो है
उसके गुणों को चेंज किया जाता है, और बीटी कपास भी उन्हीं में से एक है। जबकि संकर पौधे कौन से होते हैं? संकर पौधे वो होते हैं जिनका नाम आपने सभी ने सुना होगा, बोनसाई पौधे। जी हाँ साथियों, बोनसाई पौधे संकर पौधे होते हैं। जैसा कि आपने नर्सरी वगैरह में देखा होगा, कलम लगा दी, वो बोनसाई पौधे हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसजेनिक पौधों में जीन्स का ट्रांसफ़र करवा के जो है पौधों के गुणों को और लक्षणों को चेंज किया जाता है। ठीक है साथियों, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब किससे नापा जाता है? बहुत ही इजी है, बैरोमीटर से नापा जाता है। जबकि थर्मामीटर से फीवर का टेम्परेचर नापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है बताइए? भूकंपीय तरंगे मतलब भूकंपीय तीव्रता को नापा जाता है। और जबकि हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायु में नमी की मात्रा को मापा जाता है या जलवाष्प को मापा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर सही होगा वो आंसर नंबर 1 सही है। वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो है बैरोमीटर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? जी हाँ, कपास के उत्पादन में कौन सी मृदा जो है अधिक उपयोगी है? देखिए ये वाला जो क्षेत्र है जिसके विषय में बात हो रही है, ये कपास जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही इजी है, और काली मिट्टी आपकी गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, आपने कभी देखा है फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा? देखिए मछलियाँ जो है जलीय जंतु हैं, और मछलियाँ जो हैं श्वसन कैसे करती हैं? गलफड़ों के माध्यम से करती हैं। जबकि आप फेफड़े हैं, फुफ्फुस है और वायुकोश हैं, ये फेफड़ों के ये जो है श्वसनांग होते हैं, ये अन्य जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन जलीय जंतुओं में मैक्सिमम में क्या पाए जाते हैं? गलफड़े के द्वारा सांस ये लेते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इजी भी है। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। जबकि 21 मई को बहुत अच्छा दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 27 मई को विश्व मधुमेह दिवस होता है, विश्व मधुमेह दिवस होता है। और जबकि 14 नवंबर को आपका जो है बाल दिवस होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? जी हाँ, भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था? देखिए सबसे पहली तो बात हम भास्कर की करेंगे। भास्कर जो है 7 जून, इसको थोड़ा देखिए साथियों, भारत ने जो भास्कर उपग्रह छोड़ा था वो 1979 में छोड़ा था। जबकि जो आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था 1975। तो ये वाला पहले हो गया। आप देखिए इसके बाद में रोहिणी जो छोड़ा गया था वो 1983 में। इसके बाद में जो लास्ट वाला आप कह रहे हैं एडुसेट, ये 2004 में छोड़ा गया था। जी हाँ साथियों, 2004 20 सितंबर को। तो इस प्रकार से ये जो आपका जो सेकंड नंबर वाला है जिसको हम आर्यभट्ट बोलेंगे, इसको 1979, जी हाँ 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्यभट्ट आपका सही उत्तर होगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। कृत्रिम उपग्रह होते क्या हैं? मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। जबकि चंद्रमा आपका क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले से लगा हुआ है? ये दरअसल जो है ये तीनों जो ज़िले हैं एक आय के हैं, राजस्थान के हैं। और राजस्थान जो है किसके किनारे है साथियों? एक देश आता है पाकिस्तान। कौन सा देश है साथियों? पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से सटे हुए हैं ये तीनों ज़िले, जैसलमेर है, बीकानेर है और श्री गंगानगर है। तो ये रहा राजस्थान और ये रहा पाकिस्तान। ठीक है साथियों, तो पाकिस्तान जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क
स्थित है? बहुत जल्दी से, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 के विषय में बताइए साथियों। नामदफा जो नेशनल पार्क है वो आपका मिजोरम में है, वो आपका मिजोरम में है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बताया भी है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर को जो है उत्तरी सागर से, और लाल सागर को कैस्पियन सागर से। ठीक है साथियों। तो जैसे ही ये रहा आपका भारत, और यहाँ से जो है आपका एक रूट जाता है अफ्रीका और यूरोप के मध्य से, तो सबसे पहले पड़ता है रेड सी। कौन सा पड़ता है? रेड सी। और रेड सी की फिर एक नहर निकाली गई है, उसके बाद में आपका आता है मेडिटेरियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर कहेंगे। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है, इसको हम बोलेंगे स्वेज नहर। यही स्वेज नहर है साथियों, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ये विश्व की सबसे लंबी और बड़ी नहर है। नहर जो है नहर है और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी है ये। ठीक है साथियों। तो आपका जो उत्तर है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में से अशुद्धि, दही में से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया कहलाती है? मिश्रण कहलाती है, पृथक्करण कहलाती है, छानना कहलाती है, या ऊर्ध्वापातन कहलाती है? ठीक है साथियों, बहुत जल्दी बताइए। अगर आपको गेहूं से छोटे कंकड़ निकालने हो, दही से मक्खन निकालना हो, किसी भी मोटी उससे, या किसी भी अलग चीज़, किसी भी एक चीज़ से दूसरा कोई गुण निकालना जो है, उसको अलग करने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम पृथक करना कहते हैं, पृथक्करण जिसको कहलाएगा। ठीक है साथियों। तो ये पृथक्करण के अंदर होगा, मतलब गेहूं से छोटे कण निकालना। ठीक है साथियों। तो ये पृथक्करण हो गया। गेहूं से भूसा निकालना, वो थ्रेसिंग हो गया। तो ये भी थ्रेसिंग वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो पृथक्करण। ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट, निम्न में कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसहगामी है? जी, विज्ञान का शिक्षण में पाठ्यसहगामी कौन सी क्रिया है? विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट। देखिए किसी भी कक्षा में श्यामपट है, पाठ्य पुस्तक है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली विज्ञान शिक्षण की बात कही गई है। विज्ञान शिक्षण अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, विज्ञान को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए विज्ञान क्लब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें लैब वगैरह बाकायदा बनी होती है। ठीक है साथियों। तो आपका विज्ञान क्लब जो है सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, बहुत जल्दी जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। ठीक है साथियों। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। देखिए मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन स्टूडेंट्स का होता है, और मूल्यांकन में क्या होता है? जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या अधिगमकर्ता होते हैं, उनकी क्या उपलब्धि हुई, उन्होंने क्या सीखा, और उनकी उपलब्धि को जानना, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार लाना। इसीलिए शिक्षक जो है बच्चे की कॉपी का मूल्यांकन करता है। ठीक है साथियों। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे ने क्या सीखा ये ज़्यादा जाननी, अगर उसमें कोई कमी रह गई तो उसमें सुधार भी लाना। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, इसको लाइक और शेयर भी करिए साथियों। देखिए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? जी हाँ साथियों, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता चलाई गई है। कौन कौन सा है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। देखिए पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण दिवस,
समारोह है, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी है, वन महोत्सव है, ये तो रहते हैं। लेकिन जो कंपटीशन जो स्टार्ट किया गया है वो ग्रीन ओलंपियाड है। ठीक है साथियों, ग्रीन ओलंपियाड नाम का जो कंपटीशन है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए साथियों, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिगम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण की सुरक्षा हो, सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा हो और संरक्षण भी हो। ठीक है साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हो, इसलिए छोटे छोटे क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। ठीक है साथियों, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, जल जनित रोग। जल जनित रोग तो साथियों एक तो ये अतिसार है, अतिसार जो है आपका जल जनित रोग है। जबकि जो डिप्थीरिया है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है केरला हुआ है, उत्तर प्रदेश हुआ है, राजस्थान हुआ है या मध्य प्रदेश हुआ है? जी हाँ साथियों, देखिए एक नदी है सिंधु नदी, एक नदी है सिंधु नदी, और सिंधु की एक और नदी है जिसको हम बोलेंगे सतलुज नदी, सतलुज या सतलज नदी। ठीक है साथियों, और इसी पर एक स्थित है बैराज जिसको बोलते हैं हरिके बैराज, हरिके बैराज, और यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो देती है राजस्थान के लिए, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है ये। तो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है राजस्थान। और एक और ख़ास बात, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नहर है। ठीक है साथियों, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है स्वेज नहर है। सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरे में शामिल है। परिणामी खतरे में शामिल क्या है? भूस्खलन है, बाढ़ एवं सूखा है, वनों का अग्नि दुर्घटनाएं हैं, या उपरोक्त सभी है? पर्यावरण अपघटन के कारण, देखिए साथियों जब पर्यावरण का अपघटन होगा, पर्यावरण में घाटा होगा, पेड़ ज़्यादा कटेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी, मतलब मिट्टी कटान की घटनाएं जो बढ़ेंगी। बाढ़ और सूखा भी बढ़ जाएगा, सूखा बढ़ जाएगा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है? वनों में आग भी बहुत जल्दी लगेगी, बाढ़ सूखा भी होगा, भूस्खलन। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी वाला आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से आ गया है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। बहुत जल्दी बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। जी साथियों, इनमें से जो आपका जल संसाधनों का रखरखाव ये ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आता है, स्कूलों का निर्माण भी ग्राम पंचायत, और बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार भी आपकी ग्राम पंचायत ही करते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या उपरोक्त सभी? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन देता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28,
बहुत अच्छा, वेरी इजी। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सभी लोग क्लास को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बहुत जल्दी रिप्लाई करें साथियों। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा। देखो, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो जल है उसमें जो कचरा भी मतलब बहकर जाता है, इससे जल का प्रदूषण होता है। तो ये तो कैंसिल हो गया मामला। रेडियोधर्मी कचरा, जी हाँ, रेडियोधर्मी कचरा से भी जल का प्रदूषण होता है। कृषि जनित कचरा या अपशिष्ट, जो कृषि से निकलने वाले जो मतलब कई बार बाढ़ आ जाती है कृषि में, कोई आपने मतलब कोई दवा या खरपतवार नाशक वगैरह लगाया है, वो जो मतलब जो है खरपतवार है या अन्य जो दवाइयाँ हैं, वो बाढ़ के माध्यम से नदियों तक पहुंचती हैं, जल का प्रदूषण करती हैं। तो कृषि जनित कचरा जो है, अपशिष्ट है, ये भी आपका जो है जल प्रदूषण का स्रोत है, लेकिन नहीं है। तो नहीं में कौन सा आ जाएगा? खनन अपशिष्ट। जी हाँ साथियों, कहीं भी खुदाई हो रही है तो उसके नीचे से निकला हुआ अपशिष्ट जो है वो जल प्रदूषण का कारण या स्रोत नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के क्वेश्चंस लगभग दूसरे तीसरे या रोजाना आ जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इन्होंने पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। सबसे अधिक उत्तरदायी गैसेस में अगर मानी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जी हाँ, पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाने में CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा या भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों। पूर्वी तटीय बंदरगाह। जी हाँ साथियों, देखिए, पूर्वी तटीय बंदरगाहों में एक तो आपका तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, इसके उड़ीसा में पारादीप है, और एक हल्दिया बंदरगाह है जो कि आपका कलकत्ता में है। ठीक है साथियों, तो ये वाला जो बंदरगाह है जिसकी बात हो रही है, ये वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, यही बंदरगाह ऐसा है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह है। बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह के बारे में बात हो रही है। इस बंदरगाह का नाम क्या है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इस प्रकार से आज का जो है आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, और इसमें देखिए आंसर की आगे लगी हुई है साथियों। आपको आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपना ज़रूरी सुझाव भी देते रहें कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।